हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में मजबूती आ सके। इसी कड़ी में आज हम जो नया पेपर लेकर आए हैं वो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का, जो कि सेरोलॉजी का यानी सीरम का जो एग्ज़ाम होता है उनके, उसमें 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे गए थे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चन को व्याख्या के साथ हम हल करने वाले हैं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीधा ही, ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए सीधे ही पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन हुज मेमोरीज द पर्वतसर फेयर हेल्ड, यानी किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला लगता है। किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला लगता है, ये आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अपन बात करते हैं। पर्वतसर में जो मेला लगता है वो तेजाजी की स्मृति में लगता है। किसकी स्मृति में लगता है भाई? तेजाजी की स्मृति में लगता है, ठीक। तेजाजी का मेला कब लगता है? तो तेजाजी का मेला जो लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है भाई? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला लगता है। और खेजड़ली मेला भी कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। आपको याद रखना, दो तथ्य मैंने आपको बता दिए। तेजाजी का जन्म जो कि खडनाल में हुआ था, ठीक है। और तेजाजी तेजाजी जो कि नागवंशी जाट थे भाई। तेजाजी का जो जन्म हुआ था कौन से परिवार में हुआ था? नागवंशी। कब हुआ था? 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गोगाजी का जो मेला लगता है, गोगाजी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जन्माष्टमी के एक दिन बाद गोगाजी का मेला लगता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। रामदेव जी के मेले की मैं बात कर लूँ तो रामदेव जी का जो मेला लगता है कब लगता है? रामदेव जी का जो मेला लगता है, रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, ठीक है। द्वितीया से एकादशी तक लगता है। आगे अगर बात कर ले अपन तेजाजी की, तो तेजाजी का जो अन्य नाम है, तेजाजी को कालावाला के देवता के नाम से भी जाना जाता है। और तेजाजी के जो पिताजी थे उनका नाम ताहड़ जी था और माता इनकी रामकुमारी थी। पत्नी की बात करते हैं तो पैमल दे इनकी पत्नी थी, पैमल, ठीक है। पन्नेर की निवासी थी, पन्नेर अजमेर की निवासी थी पैमल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तेजाजी के और तथ्यों की अगर बात कर ले अपन, तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन था और जिसे सिंगारी भी कहते थे और लीलन भी कहते थे, दोनों ही थे, ठीक है। जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो तेजाजी के बारे में मैंने आपको बता दी। जम्बो जी की बात कर लेते हैं अपन। तो जम्बो जी का जो है, जम्बो जी का जो जन्म हुआ था ना विक्रम संवत में बात करूँ तो 1508 विक्रम संवत में हुआ था, ठीक है। 1508 विक्रम संवत, वही ईस्वी की बात कर लोगे आप तो 1451 हो जाएगी, ठीक है। जम्बो जी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, जम्बो जी का जो बचपन का नाम था वो भी आपको याद रखना है, धनराज था भाई। क्या था? धनराज जम्बो जी का बचपन का नाम था। जम्बो जी का जन्म का हुआ था नागौर जिले के पिपासर गांव में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। जम्बो जी के जो पिता थे वो लोहड़ जी थे, माता हंसा देवी थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये पवार राजपूत थे भाई। कौन थे? पवार राजपूत थे अपने, कौन? जम्बो जी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं। तो इनकी माता जो हंसा देवी थी ना, उन्हें श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता था। जम्बो जी ने 34 वर्ष की उम्र तक सारी संपत्ति दार कर दी थी। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना, ठीक है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, वो बीकानेर के सम्राथल में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बीकानेर के सम्राथल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जम्बो जी ने विष्णुई समाज में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 29 नियम भी बनाए, ये भी आपको याद रखना। 29, 20 और 9 विष्णोई, इस तरह विष्णुई बना था। और जाम्बा जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और इन्होंने जो विष्णुई संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया था ना 1485 में किया था, ये आपको याद रखना। ये महत्वपूर्ण तथ्य, कब किया था? 1485 में किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना। और इसके 100 साल के बाद बात कर लूँ मैं 1585 की, तो 1585 में दादू दयाल और अकबर की भेंट हुई थी। मुगल बादशाह अकबर और संत दादू दयाल जी की भेंट हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इनके प्रमुख ग्रंथ है वो भी देख ही लेते हैं। एक तो जम संहिता, एक जम सागर हो जाएगा, एक शब्दावली और एक विष्णुई धर्म प्रकाश, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर चलते। निम्नलिखित में से राजस्थान की बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं। ये राजस्थान की बोली आपको ढूंढारी, हारोती, मेवाती और वागड़ी। देखो मैं बताता हूँ मैप के अनुसार, आपको जल्दी से समझ में आएगा। बोली आपको मैप से किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बताता हूँ। ढूंढाड़ी ये जयपुर वाले इलाके में बोली जाती है। मेवाती अपने अलवर भरतपुर में बोली जाती है, ठीक है। और बाकी हाड़ौती अपनी यहाँ बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा में। और वागड़ी जो है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब देखो गुजरात के निकट कौन सी बोली बोली जा रही है, क्योंकि जो गुजरात के निकट होगी उसी पर गुजराती का मजबूती से प्रभाव होगा। तो गुजरात अपना यहाँ पड़ता है, ठीक है, कहाँ? डूंगरपुर बांसवाड़ा के नज़दीक।
तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वागड़ी बोली पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल अब कभी नहीं भूलोगे, अगर आप मैप से याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है, तो बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ और नाथद्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल इसके सही आंसर की अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ यानी जोधपुर जो है ना, जोधपुर अपना, जोधपुर के अंदर पंचतंत्र का चित्रांकन हुआ है, जोधपुर के अंदर पंचतंत्र का चित्रांकन हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जोधपुर शैली जो है ना, मालदेव के स्वर्ण काल, मालदेव के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। जोधपुर शैली जो हुई थी मालदेव के काल में हुई थी। जोधपुर के कुछ चित्रकारों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन बात कर ले जोधपुर के प्रमुख चित्रकार के, तो नारायण दास हो जाएगा एक आपका अमरदास हो जाएगा, एक आपका विष्णुदास हो जाएगा, एक आपका शिवदास हो जाएगा, एक आपका रतन जी भाटी हो जाएगा, एक आपका देवदास जी भाटे, एक आपका छज्जू छज्जू हो जाएगा, एक आपका नाथू हो जाएगा, एक आपका जीतमल हो जाएगा, काला राम हो जाएगा, एक आपका रामो हो जाएगा। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जो जोधपुर चित्र शैली है ना, जोधपुर शैली में कौन से चित्र फेमस है, तो इस चित्र शैली के अंदर बात करते हैं तो छोटी छोटी झाड़ियाँ, बहुत छोटी छोटी झाड़ियों का बहुत चित्रण हुआ। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ छोटी छोटी झाड़ियों के अलावा, इसके अंदर जो चित्रण हुआ, जैसे प्यासे कुएं की कहानी का चित्रण हुआ, डोला मारू की कहानी का चित्रण हुआ। ठीक है, ऊँट, हिरण, चिंकारा, ऊ और घोड़ों का चित्रण हुआ। इसके अलावा मैं बात कर लूँ घने बादलों का भी चित्रण हुआ। और या स्त्री की बात कर लूँ तो स्त्री का जो चित्रण हुआ वो कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल, कि स्त्रियों के जैसे अंग घटीला था, काले लंबे लहराते बाल थे, लंबे हाथ, पतली व लंबी अंगुलियां, पतली कमर, बादाम सी आंखें। ठीक है, और विकसित नासापुट और कान तक जाते हुए भौं को दर्शाया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उस एक तथ्य जो एग्जाम में पूछा गया था, महाराजा गज सिंह के काल के अंदर जो चित्रकार थे ना वीर जी, जिन्होंने रागमाला चित्र बनाया था 1623 ईस्वी में चित्रित किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पर बात कर ले तो महाराजा मानसिंह जोधपुर के जो शासक थे ना, उनके काल के अंदर इस शैली के ऊपर नाथ संप्रदाय का बहुत ही ज़्यादा असर, मतलब प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो राठौड़ राजवंश जो है उसकी कुल देवी का नाम बताना, तो आशापाला, शाकंभरी, नागणेची और कौन सी अपनी होगी बीजासन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। इसके अलावा मैं आगे बात कर लूँ तो इसकी जो मूर्ति की स्थापना की थी सर्वप्रथम राव दुहड़ ने नगाना गांव बाड़मेर में करी थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसे बीकानेर जोधपुर ले आए थे। ठीक है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में इसकी स्थापना करी थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जीर्ण माता जो कि चौहानों की कुल देवी थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपको तो कच्छावा की जो कुल देवी थी वो जमुआई माता थी। इसके अलावा सिसोदिया की जो कुल देवी है वो बाण माता है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। करौली के यादव की कैला देवी कुल देवी है। ठीक है, यही तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था। तो प्रथम विद्रोह जो हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ था, 28 मई 1857 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 28 मई 1857 को हुआ था, बिल्कुल। और 1857 की क्रांति के दौरान जो राजस्थान के एजीजी थे वो कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, और एक जो पीए के बारे में पूछा जाता तो वो अपन क्लियर ही कर लेता, सारे पीए क्लियर कर लेते कौन से में कौन था। ठीक है, तो देखो जयपुर की मैं बात कर लूँ तो जयपुर का जो पीए था वो ईडन था। कौन था वो, ईडन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ईडन। ठीक है, इसके अलावा मैं जोधपुर की बात कर लूँ तो मॉक मौसन। जोधपुर में कौन था, मॉक मौसन, ये आपको याद रखना, मॉक मौसन। ठीक है, और मैं उदयपुर की बात कर लूँ तो उदयपुर में था शावर्स। उदयपुर में कौन था भाई, शावर्स था। उदयपुर में कौन था, शावर्स। सिरोही की मैं बात कर लूँ तो सिरोही में कौन था, जेडी हॉल। सिरोही में कौन था, जेडी हॉल। कोटा की मैं बात कर लूँ तो कोटा में कौन था, कोटा में था बर्टन। कोटा में कौन था भाई, मेजर बर्टन। ठीक है, और भरतपुर की बात कर लूँ तो मैं कौन था, मॉरिसन। भरतपुर में कौन था भाई, मॉरिसन। ठीक है, तो मैंने ये सारे पी आपको बता दिए। बार बार पी से सवाल उठाए भी जाते हैं, इन पी को आपको याद रखना है, क्योंकि एक आपका जो एग्जाम में सवाल बनने वाला वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके सामने है,
सिद्धराज ढड्डा कौन थे ये आपको बताना। तो सिद्धराज ढड्डा जो थे वो गांधीवादी एवं सर्वोदयी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे ये। ठीक है, सिद्धराज ढड्डा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो किशोर सागर तालाब जो स्थित है वो कहाँ है भाई? बिल्कुल इस हाथ का जो सही आंसर हो जाएगा कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है किशोर सागर तालाब? कोटा में स्थित है। बूंदी में फूल सागर तालाब स्थित है। किशनगढ़ में गुंदोज तालाब स्थित है। उदयपुर की बात कर लूँ तो सारी झीलें उदयपुर के अंदर है। ठीक है, फतेह सागर, जयसमंद, ठीक है, पिछोला, ये सारी झीलें उदयपुर में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन कि भंडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो भंडार का जो भोज रखा जाता है वो विवाह के अवसर पर रखा जाता है। कब लिया जाता है? विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई थी। तो कालीबाई जो शहीद हुई थी वो रास्तापाल कांड के अंदर हुई थी। ठीक है, उस जगह का नाम था रास्तापाल। ये घटना कब हुई थी? ये तिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी। ये तिथि जो थी आपकी 19 जून, कब हुई थी भाई? 19 जून 1947। ठीक है, रास्तापाल कांड कब हुआ था? 19 जून 1957। ये भी आपको 1947 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ उस समय जो डूंगरपुर के महारावल थे वो लक्ष्मण सिंह थे। उन्हें शिक्षा के बिल्कुल पसंद नहीं थी उस समय। तो फिर उन्होंने स्कूल में सैनिकों को भेजा। तो स्कूल में जब वो अध्यापक को घसीट के ले जा रहे थे तब कालीबाई ने देख लिया। तो कालीबाई अपने अध्यापक को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, और देश के लिए अपना बलिदान दिया और आदिवासियों में शिक्षा के प्रति अलख जगई। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटन से बार बार सवाल बनते हैं और मैं सारे उद्घाटन, 4 ही उद्घाटन हुए थे, चारों आपको अच्छे से बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, जी 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 जय एस, ठीक है, गाडगिल गाडगिल ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, ये ट्रिक आपको याद रखनी। गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा हमने। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। प्रथम चरण राजस्थान में जो हुआ था वो एन वी गाडगिल ने उद्घाटन किया था। दूसरे चरण का उद्घाटन भी एन वी गाडगिल द्वारा किया गया था। तीसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तीसरे चरण का जो उद्घाटन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ये 4 ही उद्घाटन थे, चारों बता दिए। बार बार यहाँ से एक सवाल बनता है तो आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11, रूपाजी और करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अपन बात करते हैं इसका बिल्कुल बेगू किसान आंदोलन से। कौन से संबंध है? बेगू किसान आंदोलन से इसका संबंध है। बेगू किसान आंदोलन से बिल्कुल इसका संबंध है। ठीक है, अगली मैं बात कर लूँ तो बेगू किसान आंदोलन जो हुआ था 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और 1923 में तो खत्म हो गया था, 1921 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ हुआ तब जयनारायण व्यास ने इसका नेतृत्व किया था। जब समाप्त हो रहा था उस समय बागडोर विजय सिंह पथिक के हाथ में थी। ठीक है, और ये जो रूपाजी और करपाजी धाकड़ का जो हुआ था कांड, ये गोविंदपुरा, ठीक है, चित्तौड़, गोविंदपुरा चित्तौड़ के अंदर हुआ था। ठीक है, और फिर सारी लाग वागे ख़त्म कर दी गई और फिर ये आंदोलन समाप्त हो गया था। इससे एक इम्पोर्टेंट थी वोलेस्विक समझौता। वोलेस्विक समझौता, उस समय जो बेगू का ठाकुर था ना, वो कौन था? अनूप सिंह था। तो अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य एक समझौता हुआ था, उसे वोलेस्विक समझौता की संज्ञा दी गई। यह भी आपको याद रखना, बार बार सवाल पूछा जाता है कि वोलेस्विक समझौता का संबंध है कौन से आंदोलन से? बेगू आंदोलन से आपका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? ये आपको बताना है। ठीक है, सोमेश्वर कौन था? तो सोमेश्वर मैं बता दूं, ये चौहान शासक था। सम्राट पृथ्वीराज थर्ड के जो पिता थे वो सोमेश्वर थे। ये भी आपको याद रखना है। 1166 इनका कार्यकाल था उस समय। 1166 के बाद इनके पुत्र गद्दी पे बैठे थे। तो इनका जो संबंध है वो बिल्कुल पृथ्वीराज विजय से। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा था? तो जयानक ने लिखा था। किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है बिल्कुल, निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अपन बात करते हैं तो 28 सिक्के जो प्राप्त हुए थे वो बिल्कुल बैराट से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैराट। ठीक है, इसका कुछ अपन पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बिल्कुल 360 डिग्री पे पोस्टमार्टम करते हैं इसका अपन। बैराट सभ्यता की खोज 1936 में किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी। कहीं 37 भी लिखा हुआ आता, तो 1936-37 में मान लो दयाराम साहनी द्वारा। और इसकी जो उत्खनन किया था तो कैलाश नाथ दीक्षित ने करा था। ठीक है, कैलाश नाथ दीक्षित। ठीक है, इसके अलावा नील रत्न बनर्जी द्वारा भी इनका उत्खनन किया गया था। बैराट से देखो टोटल 36 सिक्के प्राप्त हुए थे। कितने? 36। उसमें से 8 सिक्के जो थे ना वो तो पंचमार्क थे। ठीक है, 28 सिक्के इंडो ग्रीक शासक के थे। उसमें भी जो मैं बात कर दूँ 16 सिक्के जो थे ना यूनानी शासक मिनांडर के थे। ये आपको याद रखना। ठीक है, और यह बैराट के अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं, वो तीनों पहाड़ियाँ मैं आपको बताता हूँ। बीजक पहाड़ी एक होगी, बिल्कुल बार बार पहाड़ियों से सवाल पड़ता है। इसके बाद आपकी भीम डूंगरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं अगली बात कर लूँ तो भीम डूंगरी के अलावा महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। ठीक है, या अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। ठीक है, ब्राभो का जो शिलालेख है वो यही से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और बैराट का जो संबंध है वो मौर्यकालीन सभ्यता से भी है। बिल्कुल मौर्यकालीन जो अवशेष मिले वो बैराट से मिले। इसके अलावा यह गोल चैत्य भी मिला, गोल बौद्ध मठ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। सूती वस्त्र के धागे भी प्राप्त हुए यहाँ से, ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, और ये बैराट सभ्यता जो मिली है वो कौन सी नदी के किनारे मिली है ये भी आपको बताना। ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे मिली आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आगा। विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर जो स्थित है वो बिल्कुल देलवाड़ा में स्थित है भाई। देलवाड़ा सिरोही कहाँ पड़ता है? देलवाड़ा सिरोही में पड़ती है। ठीक है, देलवाड़ा चोटी भी पड़ती है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 है। ठीक है, और यहीं पर प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित, बहुत शानदार मंदिर है। 5 मंदिरों का एक समूह बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। कभी आपका मौका पड़े थे अगर सिरोही जाने का तो आप देलवाड़ा जरूर देख के आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? राम मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो राम मालदेव की जो छतरी स्थित है तो कौन से शहर में स्थित है? जोधपुर शहर में स्थित है। बिल्कुल ठीक है, जोधपुर के ही शासक थे, छतरी भी इनकी जोधपुर में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है, बूंदी के अंदर जो कि रानी जी की बावड़ी स्थित है। इसके अलावा बूंदी में बात कर लूँ तो अनारकली की बावड़ी बूंदी में स्थित है। ठीक है, काका जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। काकी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। भवाड़ भवाड़ देवी की जो बावड़ी है वो भी बूंदी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण बावड़ियाँ जो मैंने बताई, क्योंकि बूंदी को जो है बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तबीजी अजमेर। कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर में स्थित है। लेकिन एक सवाल यही था, आरपीसी द्वारा पूछा गया था, लेकिन उसमें तबीजी ऑप्शन में नहीं था, उसमें लिखा हुआ था डोमाडा। क्या लिखा हुआ था? डोमाडा। ये आपको याद रखना। डोमाडा अजमेर भी आ जाओ तो भी सही आंसर है, तबीजी अजमेर भी आ जाओ तो भी सही आंसर है। अब आपका कन्फ्यूजन होगा कि अगर दोनों दे दिए जाओ तो आपको डोमाडा अजमेर करना, क्योंकि मैंने ये देखा है बीजी संस्थान बिल्कुल डोमाडा गांव है, डोमाडा गांव के बिल्कुल किनारे पे है। तबीजी यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो सही आंसर जो माना जाएगा डोमाडा माना जाएगा अगर दोनों ऑप्शन में हो तो। मेन बात जो है कि इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाता है, तो इसका जो अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, अप्रैल 2000 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ जो कि बिल्कुल कहाँ स्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में स्थित नहीं, दक्षिण अरावली में स्थित है। ये उदयपुर के अंदर पड़ती है। सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है 938 मीटर है, ये भी आपको याद रखना।
रघुनाथगढ़ ये सीकर में पड़ती है, इसकी जो ऊंचाई है 1055 है, ये भी आपको याद रखना। बरवाड़ा की मैं बात कर लूँ तो बरवाड़ा जयपुर में पड़ती है, इसकी जो ऊंचाई है 786 है, ठीक है। बिलाली की मैं बात कर लूँ तो बिलाली अलवर में पड़ती है, इसकी जो ऊंचाई है 775 है, कितनी है 775 मीटर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चोटियाँ जो मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, जैसे सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 है। फिर शेर आती है 1597, फिर दिलवाड़ा आती है 1442, फिर अपनी जो चोटी आती है, कौन सी चोटी आती है फिर अपने आती है जरगा 1431 आती है, फिर अचलगढ़ 1380 आती है। उसके बाद में बात कर लूँ तो फिर आपकी कमलनाथ आती है, कमलनाथ 1001 आ जाती है, फिर धोनिया आती है आपकी 1183 हो जाती है धोनिया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ऋषिकेश आती है 1017, ये 1000 ऊपर वाली चोटियाँ जो है वो सारी बता दी। इसके अलावा फिर बाकी 1000 के नीचे वाली चोटियाँ, जैसे तारागढ़ 870 हो जाएगा, नागपाड़ 795 आ जाएगा, बहरांच 792 हो जाएगा, बहरांच कितना हो जाएगा 792 हो जाएगा, ठीक है। गोगुंदा की बात करें तो 840 हो जाएगा, नागपणी की बात करें तो 867 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात कर ले किसकी, बैराट की बात कर ले तो 704 मीटर ऊंची है, बैराट कितनी 704 मीटर ऊंची। इसके अलावा डोरा पर्वत की बात कर ले तो 869 ऊंचा है। और इसके अलावा अपन बात कर ले डोरा के अलावा अपन बात कर ले इसराना भाकर, तो इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वो 839 है। तो ये सारी चोटियां मैंने आपको बता दी, आपको याद रखनी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है माउंट आबू में। कहाँ होती है भाई सर्वाधिक वर्षा, माउंट आबू में, ठीक है। कितनी बरसात होती है 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। और मिलीमीटर में अगर बात कर ली जाओ तो 1500 मिलीमीटर तक बरसात होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मिलीमीटर में दे दिया ना कभी और 1500 लिख दिया तो आप सभी क्वेश्चन को गलत कर दोगे कि 1500 मिली क्या होती है बरसात, नहीं होती है। इसके अलावा राजस्थान का वह स्थान जो सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक बरसात होती है तो वो झालावाड़ है, झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा का जो औसत है, ये आंकड़ा आप याद रखना 57.51, राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो कितनी होती है 57.51% है, ठीक है। और हाल ही में मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर विपर्जोय आ रखा है, जो कि विपर्जोय का सर्वाधिक केयर मैं आपको बताऊं तो एक तो सांचौर जालौर में, एक अपना बाड़मेर में, एक अजमेर में। कल अजमेर में बहुत इतनी बरसात थी कि साथ चारों तरफ रोडें जाम हो गई, ठीक है। पानी भर गया था, आना सागर झील का जो पानी वो सिटी के अंदर आ गया, बहुत लबालब भर गया, ठीक है। तो काफ़ी इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ, लगभग 4 से 5 मौतें भी अजमेर में हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं कि अगर विपर्जोय आवे बारिश हो ज़ोर से तो आप बिल्कुल अपने घर में बने रहें, ठीक है। अपने घर में बैठ कर आराम से स्टडी करें, बाहर ना निकले, किसी खंबे के पास या किसी वृक्ष के पास खड़े ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन ये कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो पाए जाते हैं वो अलवर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई, अलवर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक सघन वन भी कहाँ पाए जाते हैं, अलवर में भी, ये भी आपको याद रखना। राजस्थान में पूरे राजस्थान में सर्वाधिक सघन वन जो पाए जाते हैं ना अलवर में पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक वनों के एरिया की बात कर ले तो उदयपुर है, प्रतिशत की बात कर ले तो भी उदयपुर है। और न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो कहाँ हो जाएगा अपना, न्यूनतम प्रतिशत की अपन बात करें तो जोधपुर हो जाएगा। सबसे कम वृक्ष वो वनावरण की बात करें तो अपन चूरू में चले जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला, ये आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। अगर ये सवाल वापस से छप जाता है तो आप बहुत कम स्टूडेंट इसे कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं थोड़े टेढ़े सवाल जो होते हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इको टूरिज्म नीति। कौन सी, इको टूरिज्म नीति, ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है। लूणी नदी, मेघा नदी, लीलड़ी नदी और सागी नदी, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियाँ बताई इसने, इससे सारी नदियाँ बता दी, ठीक है, सारी नदियाँ बता दी इसने, ठीक है। तो देखते हैं अपन, सागी नदी बिल्कुल नहीं गिरती है सांबर झील के अंदर, बिल्कुल नहीं गिरती है सांबर झील में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो लीलड़ी ये भी नहीं गिरती, लूणी ये भी नहीं गिरती है। भाई सागी नदी तो जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से निकलती है, तो लूनी में गिर ही नहीं सकती। लीलड़ी नदी ये तो लूनी नदी की सहायक है, मीठड़ी, लीलड़ी, जोरड़ी और लूनी खुद है। तो मेघा नदी जो है, मेघा या मेंथा, मेघा या मेंथा है की बात है, ये नदी जो है सांबर झील में गिरती है। वैसे सांबर झील में आपको पता हो तो 5 नदियाँ गिरती है भाई, कितनी नदियाँ गिरती है,
सांबर झील में जो गिरती है 5 नदियाँ गिरती है। कितनी नदी गिरती है? 5 नदियाँ गिरती है। मैं पाँचों के नाम आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना, एक तो मेंढा नदी हो गया अपना, ठीक है। एक आपका मंथा नदी हो गया जो कि ऑप्शन में दिया हुआ। एक आपका खारी नदी हो गया, ठीक है। एक आपका खंडेला नदी हो गया, ठीक है। एक आपका रूपनगढ़ नदी हो गया, रूपनगढ़, ठीक है, रूपनगढ़। ये 5 नदियाँ जो है ये सांबर झील के अंदर गिरती है, ठीक है। तो आज सांबर झील का अपन पूरा पोस्टमार्टम कर ही देते। मुझे मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा बताने में, थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में आपको बता ही देते तथ्य जो कि एग्ज़ाम में कभी बने तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं सांबर नदी की। सांबर नदी में सबसे पहले अपन बात करते हैं सांबर झील। तो देखो, सांबर झील की मैं बात करता हूँ तो सांबर झील जो है ना, ये खारे पानी की झील है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। ये आपको याद रखना। सांबर झील की लंबाई कितनी है? तो सांबर झील की जो लंबाई है ना वो 32 किलोमीटर है। अभी कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया था सवाल, इसका अक्सा देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपको याद रखना 74 से 75 डिग्री के मध्य, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 12 से 15 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 12 से 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल भी अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना 5702, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत में खारे पानी की दो ही सबसे बड़ी झील है, एक तो चिल्का झील, दूसरी अपनी सांबर झील हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सांबर झील जो है ना, सांबर झील के अंदर प्रतिदिन 50 टन का नमक उत्पादन होता है। प्रतिदिन कितना भाई? 50 टन। ये आपको याद रखना, प्रतिदिन 50 टन उत्पादन होता है। और सांबर झील में भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन होता है। कितना भाई? 8.7%। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सांबर झील में राजस्थान में कुल नमक उत्पादन का 92% नमक उत्पादन होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 92%, पूरे राजस्थान का 92% सांबर झील से नमक उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा यह हिंदुस्तान सांबर सोल्ट भी है। इसकी जो स्थापना हुई थी इस कारखाने की 1964 में हुई थी। आपको याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान सांबर सोल्ट लिमिटेड कारखाना पूर्णतः वो केंद्र सरकार के हाथ में है, ठीक है। इसमें राज्य की कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सांबर झील का जो विस्तार है ना, तीन तीन जिलों के अंदर है। कितने जिलों में? 3 जिलों में, ठीक है। मैं बता दूँ, ये सांबर झील होगी आपकी, ठीक है। ये पूरा पार्ट है ना, ये इतना सारा पार्ट ये जयपुर के अंदर है। ये थोड़ा सा पार्ट अपना अजमेर में आ जाएगा और थोड़ा सा पार्ट अपना नागौर में आ जाएगा, ठीक है। अगर सर्वाधिक विस्तार की बात कर लेना तो सर्वाधिक विस्तार इसका जयपुर जिले में, ठीक है। इसका 3 जिलों में विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार जयपुर में। अगर ये तीनों ऑप्शन, देखो एक सवाल ऐसा बन सकता है कि सांबर झील का विस्तार है जयपुर, नागौर, अजमेर, तीनों ऑप्शन में दे दिए तो आप क्या करोगे? तो आपको जयपुर ही करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको जयपुर ही करना है क्योंकि सर्वाधिक विस्तार जयपुर में ही है इसका। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बिजोलिया शिलालेख राजस्थान के राज्य के भीलवाड़ा जिले में मिला था। और इसी शिलालेख के अंदर सांबर झील के निर्माण की बात की गई। किसने करवाया? तो 551 ईस्वी में वासुदेव ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सांबर झील के जितने भी तथ्य थे वो सारे तथ्य मैंने आपको बता दिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये आ गया अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ये आपको बताना है। किन जिला रेखा की गुजरात से मिलती है? तो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल अपन बात कर लेते। देखो ये अपना राजस्थान का जो गुजरात वाला पार्ट है उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। अपन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है बांसवाड़ा, ठीक है। ये आ जाता है आपका डूंगरपुर, ये आ जाता है आपका उदयपुर, ठीक है। सॉरी उदयपुर। उदयपुर के बाद आपका आता है ये सिरोही। उदयपुर से पहला अपना सिरोही हो जाता है, उन्हीं उदयपुर के बाद ही आता है सिरोही, फिर जालोर आ जाता है आपका, ठीक है। बिल्कुल क्रम से बताया मैंने, ठीक है। जालोर के बाद ये बाड़मेर आ जाता है आपका। तो देखो, बांसवाड़ा भी टच होता है, उसके बाद डूंगरपुर भी टच होता है गुजरात के, फिर आपका उदयपुर टच होता है, फिर आपका सिरोही टच होता है, फिर आपका जालोर टच होता है, फिर आपका बाड़मेर टच होता है। ये आपको याद रखना। सर्वाधिक सीमा जो बनाता है उदयपुर बनाता है, न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो बाड़मेर बनाता है गुजरात से। ये भी आपको याद रखना था। इसका जो प्रतापगढ़ ऑप्शन होगा ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 ऑप्शन में का बी वाले ऑप्शन में आपको 1 2 3 नज़र आ रहा होगा, तो 1 2 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया ये आपको बताना है। तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली पहली वन नीति का जो अनुमोदन किया था वो कब किया गया था? फरवरी 2010। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2010 के अंदर कब किया गया था भाई? फरवरी 2010 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे जलायुग में जहाँ लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल पीली मृदा जो पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अजमेर और सिरोही में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि बिल्कुल मैं आपको बता दूं। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 26वां क्वेश्चन क्या है, तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। 26वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन 26वां ही आपके सामने है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से गुजरता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना 26 की मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल NH12 जो है, NH12 बिल्कुल यही से गुजरता है। NH12 जो गुजरता है बिल्कुल यहाँ से गुजरता है। NH12 की मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, तो आपको बता दूँ, तो NH12 का जो नया नाम है वो आपको याद रखना है। पहले तो NH12 का नया नाम हो गया NH52, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो इसे जयपुर जबलपुर मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसके अलावा देखो, जयपुर टोंक से भी गुजरता है। इसके अलावा बात करें तो भीलवाड़ा से भी गुजरता है, ठीक है। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से गुजरता है, ये आपको याद रखना। हल्का सा भीलवाड़ा से भी गुजरता है। इसकी कुल लंबाई जो है ना, वो 419 किलोमीटर है। अभी ये याद रखनी है, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई जो है 419 किलोमीटर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान राज्य में खनिज उत्पादन 2014-15 भारत में डैश स्थान पर था? तो वो आपको बताना कौन से स्थान पर था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन से स्थान पर था, खनिज उत्पादन के अंदर जो स्थान पे था वो बिल्कुल तीसरे स्थान पर था। भाई कौन से स्थान पर था, खनिज स्थान उत्पादन में तीसरे स्थान पर था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ खनिजों के तथ्यों की बात कर लेते हैं। खनिजों में भंडारों की दृष्टि से राजस्थान देखो देश में झारखंड आता है, झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर ही आपको याद रखना, ठीक है। कौन से स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे ही आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज जो उपलब्ध होता है वो रॉक फास्फेट है। सर्वाधिक खनिज जो उपलब्ध होता है वो रॉक फास्फेट उपलब्ध होता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट एकमात्र उत्पादक है राजस्थान, एकाधिकार है इसमें, ठीक है। कौन कौन से खनिज में मैंने बताया आपको याद रखना, एक तो सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। इसके अलावा मैं बात कर लूँ देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन, लगभग का मैंने याद रखना, लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके अलावा राजस्थान में बाल क्ले, फास्फोराइट, ओकर, स्टेटाइट, फेल्सपार, ठीक है। तो इनमें भी राजस्थान का जो है प्रमुख उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा राज्य में आयामी और सजावटी पत्थर की बात कर ले तो संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान रखता है, ठीक है। ये भी आपको तथ्य याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे मैंने वो सारा आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है अपन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागौरी गाय, नाली भेड़, शेखावटी बकरी, मालपुरी भैंस। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। मालपुरी जो है भैंस नहीं है, मालपुरी भेड़ होती है, ठीक है। भेड़ की एक नस्ल है मालपुरी, ठीक है। नागौरी गाय होती है, नाली भेड़ होती है, शेखावटी बकरी होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का जो वित्त है वो क्या है? तो 60-40 का रेशियो है। अभी कितना, 60-40 का रेशियो है, ठीक है। 60-40 का रेशियो है। पहले सॉरी सॉरी गलत बता दिया मैंने, 75 केंद्र सरकार की बात करें तो 75 और राज्य सरकार की बात करें तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75-25, 75-25 मरु विकास कार्यक्रम का जो वो है 75-25 है। उसके बाद उसको शायद 60-40 कर दिया गया। तो एक बार शायद आप इसको कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से कंफर्म जो सही उत्तर है इसका बिल्कुल 75-25 ही है। इसके अलावा मैं भी कंफर्म करके आपको बता ही देता हूँ कि इसका उत्तर क्या है, तो आप कन्फ्यूज़न नहीं हो। बिल्कुल 1 मिनट रुकना, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ इसका क्या आंसर हो सकता है। फाइनल आंसर किसकी देख के ही लेते हैं अपना ना, कि आपको जो भी तथ्य मिले बिल्कुल ओरिजिनल तथ्य मिले। तो बिल्कुल सही आंसर है ए, बिल्कुल सही आंसर माना। फाइनल आंसर की में भी ए सही आंसर माना गया इसका, ठीक है। तो ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। छापी परियोजना अवस्थित है, तो छापी परियोजना जो स्थित है, कहाँ स्थित है? वो बिल्कुल झालावाड़ में स्थित है। छापी परियोजना कहाँ स्थित है? भाई झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, झालावाड़ की बात कर लेते कुछ परियोजना की, जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। छापी परियोजना आपको पता पड़ेगी। छापी, छापी के बाद बात कर ली चोली परियोजना। चोली परियोजना का है, ये भी बांसवाड़ा में। चोली परियोजना के अलावा मैं बात कर लेता हूँ अकलेरा, ठीक है। कौन सी? अकलेरा। अकलेरा जो परियोजना है ये भी अपने बांसवाड़ा में। इसके अलावा गागरिन, सॉरी सॉरी बांसवाड़ा नहीं, झालावाड़ में, गलती से बोल दिया मैंने। गागरिन और कालीसिंध, छापी, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर और मनोर थाना। तो ये सारी जो परियोजना है झालावाड़ में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है? सारी परियोजनाएं झालावाड़ में पड़ती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम अपन बात कर लेते हैं थोड़ी, किसकी बात कर लेते हैं अपन, थोड़ी थोड़ी जो बात कर लेते हैं अपन बिल्कुल,
कि 12 में बात कर लेते हैं 12 के अंदर कौन कौन सी परियोजना है। तो बैतली परियोजना, लासे परियोजना, अंधेरी परियोजना, परवन परियोजना और विलास परियोजना ये आपके 12 में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये आपके 12 में पड़ती है। इसके अलावा अपन कुछ बात कर लेते कहाँ की बात कर लेते हैं अपन, बिल्कुल अपन बात कर लेते हैं जालोर की बात कर लेते हो। जालोर में बाकले परियोजना। जयपुर की बात कर लेते हो। जयपुर के देखो दो बांध बड़े फेमस है, एक तो कानोता बांध, एक छापरवाड़ा बांध। वो भी वर्तमान में छापरवाड़ा बांध के बारे में सवाल आए थे, 2-3 सवाल, तो आपको याद रखना कि छापरवाड़ा और कानोता बांध का जो संबंध है वो जयपुर से है। ठीक है, कहाँ से है? जयपुर से है। तो बस आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।